नमस्कार साथियों, द बयान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में जो 1885 से 1947 तक का जो कार्यकाल है वो आपका सिलेबस है आपके बीपीएससी टीचर का। और हम लोग 1885 जिसमें कांग्रेस की स्थापना होती है उसके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसका वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर के देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कांग्रेस के सारे अधिवेशन और जितने ही फैक्ट्स हैं उसको कवर करने का हमने प्रयास किया है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपको यहीं से आएंगे क्योंकि हमने सारा फैक्ट कवर किया है उसमें। अभी हम फिलहाल 5 मिनट में सारे कांग्रेस के अधिवेशन को रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। एक्चुअली ये होने वाला था पुणे में, मगर यह बंबई में हुआ क्योंकि पुणे में प्लेग फैला हुआ था। एओ ह्यूम क्या कहते हैं, स्थापित करते हैं, ये एक आईसीएस अधिकारी थे। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, शिमला का संत कहा जाता है। एओ ह्यूम जो है 1857 की क्रांति के समय ये इटावा के डीएम हुआ करते थे। 1882 में ये रिटायर कर गए। फिर लॉर्ड डफरिन जो तत्कालीन वायसराय थे उनके कहने पे इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा ये भी जाता है कि कांग्रेस का मतलब क्या होता है। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, और कांग्रेस जो शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस नाम किसने दिया था, तो कांग्रेस दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम दिया था। इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और पहला अधिवेशन की अध्यक्षता है वो डब्ल्यूसी बनर्जी कर रहे थे। 1885 में बंबई में हुआ था जिसमें 72 लोग शामिल हुए थे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार अध्यक्ष बने थे। एक था 1886 का, दूसरा था 1893 का जो लाहौर में अधिवेशन होता है, तीसरा था 1906 का जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है। उसके बाद 1887 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे थे जो मद्रास में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अध्यक्ष बना था, ठीक है, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद 1888 में जॉर्ज यूले जो अंग्रेज हुआ करते थे उन्होंने अध्यक्षता की। जो इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद में एक्चुअली जगह नहीं मिल रहा तो दरभंगा महाराज जो है जमीन खरीद के और जगह उनको प्रोवाइड कराए थे अधिवेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद बेडनबर्न 1889 में अध्यक्षता करते हैं जिन्होंने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी। दोस्तों एओ ह्यूम को जो है वो शिमला का संत कहा जाता है ना, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। और 1889 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि महिला जो है सर्वप्रथम किस अधिवेशन में जो है शामिल हुई, तो 1889 का जो अधिवेशन था उसमें शामिल हुई। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो 1896 का है जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। और इसका जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में होता है। और यहाँ पे वंदे मातरम जो है वंदे मातरम जो है वो गाया गया था। वंदे मातरम किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। 1896 में ये गाया जाता है। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था। उसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। दोस्तों सबसे ज्यादा बार जो अधिवेशन हुआ है वो कलकत्ता में हुआ है, कुल 10 बार अधिवेशन कोलकाता में हुआ है। उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1905 का जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में इसकी अध्यक्षता करते हैं, बनारस में अधिवेशन हो रहा था। उसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं क्योंकि नरम दल और गरम दल के बीच विवाद चल रहा था, तो बीच में दादा भाई नौरोजी को लाया गया ताकि ये विवाद खत्म हो जाए। और दादा भाई नौरोजी 1906 में जो है अध्यक्ष बनते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1906 का जो अधिवेशन हुआ उसमें दादा भाई नौरोजी इतना ज्यादा बुजुर्ग हो गए थे कि वो अपना भाषण भी नहीं बोल सकते थे। तो उनके भाषण को पढ़ा गया था किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो रनाडे थे, महादेव गोविंद रनाडे थे, ठीक है। उसके बाद 1907 का जो है बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन सूरत का अधिवेशन था जिसको सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो है रास बिहारी घोष जो है सो अध्यक्षता कर रहे थे और इसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गया था। दोस्तों रास बिहारी घोष वैसे आदमी है जो लगातार 2 बार अध्यक्ष बने 1907 और 1908 में। उसके बाद 1911 का जो अधिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब जॉर्ज पंचम भारत आते हैं अपनी वाइफ मैरी के साथ। उस समय कलकत्ता को राजधानी हटा करके दिल्ली बनाया गया था। साथ ही साथ बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उसको खत्म किया गया था। उसके बाद का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन 1916 का जिसमें नरम दल और गरम दल का पैचअप होता है। 1916 में जो है नरम दल गरम दल मिल जाते हैं। इनको मिलाने का जो श्रेय दिया जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को और एनी बेसेंट को दिया जाता है। उसके बाद है 1917 का अधिवेशन। 17 के अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती है और प्रथम महिला अध्यक्ष अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एनी बेसेंट कब 1917 के अधिवेशन में बनती है। कहां हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है ये।
उसके बाद 1919 का अमृतसर का अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। फिर 1920 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार गरम दल के जो नेता थे लाला लाजपत राय वो अध्यक्षता करते हैं, लेकिन विशेष अधिवेशन का, ठीक है। उसके बाद 1923 का अधिवेशन होता है। 23 के अधिवेशन दिल्ली में हो रहा था, और दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अबुल कलाम आजाद, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के कौन अध्यक्ष बने थे, तो अबुल कलाम आजाद 1923 में दिल्ली में ये अध्यक्षता करते हैं। दोस्तों अबुल कलाम आजाद जो है वैसे अध्यक्ष हैं जो सबसे लंबे समय तक भी रहे हैं, जो 40 से 46 तक रहते हैं, क्योंकि इसके बीच जो है अधिवेशन नहीं होता है। और 1940 का जो अधिवेशन था वो रामगढ़ में हुआ था, और रामगढ़ झारखंड में पड़ता है। उसके बाद 6 सालों तक ये कंटिन्यू रह गए थे अध्यक्ष। उसके बाद 1924 का जो अधिवेशन है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी पहली बार जो है वो बेलग्राम अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। उसके बाद 1925 का अधिवेशन जो कानपुर में होता है, कानपुर के अध्यक्ष कौन बने थे, वो थे सरोजिनी नायडू, ठीक है। उसके बाद 26 का अधिवेशन जो गुवाहाटी में होता है, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस के जो सदस्य है, कार्यकर्ता है, उनके लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद 1929 का अधिवेशन जो रावी नदी के तट में लाहौर में हुआ था, अध्यक्ष कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू, और यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। और हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों 1931 का जो कांग्रेस अधिवेशन है उसको कराची का अधिवेशन है, और वल्लभ भाई पटेल उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और वहां पे जो है काले झंडे दिखाए गए थे गांधी जी के, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि ये भगत सिंह को ये नहीं बचा पाए थे फांसी से, इसलिए इनको काले झंडे दिखाए गए थे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन 38-39 का है, 38 का जो अधिवेशन था उसमें सुभाष चंद्र बोस पहली बार बनते हैं। उसके बाद 39 का जो अधिवेशन था इसमें पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिए थे ये, और पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो कैंडिडेट किनके थे, महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी जो है उनको प्रमोट कर रहे थे, और जब पट्टाभी सीतारमैया की हार हो जाती है तो गांधी जी ये बोलते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, और इसीलिए जो है सो ये त्याग दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय जब त्याग दिए तो उस समय राजेंद्र प्रसाद जो है वो अध्यक्ष बनते हैं 1939 में। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में, ठीक है। उससे पहले एक और अधिवेशन छूट गया दोस्तों, गांव में होने वाला अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। पहला अधिवेशन जो 1937 में होता है, ठीक है। उसके बाद 40 से 46 के बीच आपको बता ही चुके हैं कौन थे, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद का इंडिया विंस फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा, तो अबुल कलाम आजाद ने लिखा। तो दोस्तों ये जितना भी अधिवेशन था और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे पिछला वीडियो तो पिछला वीडियो जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। साथ ही साथ आज हम रिवाइज भी करा दिए हैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब होता है, 1905 में। बंगाल का जो विभाजन किया गया था, ठीक है, उस समय कर्जन जो है वायसराय हुआ करते थे। कर्जन ये कौन थे, वायसराय। कर्जन वायसराय हुआ करते थे। और उस समय जो राज्य सचिव थे, वो थे रिजले ने एक लेटर लिखा किसको, कर्जन को, ठीक है। और उस लेटर में यह बताया गया कि हमको बंगाल को जो है तो डिवाइड कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि बंगाल जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। वहां पे शिक्षित लोग थे, वो समझते थे अंग्रेजों की नीति को, और वहां पे हिंदू मुसलमान जो है वो उसका यूनिटी देखने को मिलता था, जिसके कारण इनको लगा कि अगर दोनों एक हो जाए तो हमारे खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और हमारा जो ये धंधा है, हम जो ये शोषण का नीति अपनाए हुए ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। जिसके कारण ये कर्जन ने डिसाइड किया कि हमको बंगाल को विभाजन कर दिया जाए। 1905 की अगर बात करें तो टोटल जो जनसंख्या था 1905 का जनसंख्या था वो 8.5 करोड़ था, 8.5 करोड़ था, ठीक है। और इस बेस पे जो है तो बंगाल को विभाजित कर दिया गया। कहा यह गया कर्जन के द्वारा कि हम प्रशासनिक सुधार चाहते हैं और प्रशासनिक रूप से हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको इसके डेवलपमेंट के लिए, इनके विकास के लिए दोनों को बांटना पड़ेगा। और इसको बांट दिया गया। किस में बांटा गया, ये बांटा गया बंगाल को एक पूर्वी बंगाल में और एक पश्चिम बंगाल में, जो अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल है। ये जो पूर्वी बंगाल है, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और ये पश्चिम बंगाल था, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल जो है
अभी वर्तमान में जिसका राजधानी कलकत्ता है। ठीक है, अगर हम बंगाल की बात करें दोस्तों, तो बंगाल में जो है, बंगाल एक लंबा चौड़ा इलाका हुआ करता था। बंगाल के अंदर उड़ीसा आया करता था, बिहार आया करता था, झारखंड आया करता था, असम का कुछ भाग आया करता था, खुद पश्चिम बंगाल आया करता था और बांग्लादेश भी इसी का भाग था। तो बंगाल लंबा चौड़ा इलाका था, बहुत ही फर्टाइल हुआ करता था, वहां शिक्षा का केंद्र था, पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, तो इसको बांटने का निर्णय किया और ये 20 जुलाई को ये घोषणा कर दिया कि हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। इस बात को सुनकर के बंगाल के लोगों को बहुत तकलीफ हुआ। वो बात समझने लगे थे कि हिंदू मुस्लिम का ये बंटवारा करना चाह रहा है। और 7 अगस्त 1905 को ये लोग जो है कलकत्ता के टाउन हॉल से जो है ये विरोध करना शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन का जो नाम है वो इन्होंने रखा स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग नाम रखा, बंग भंग। ठीक है, और इसका जो नारा था वो था स्वदेशी। ठीक है, इसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है और बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत 1905 में की जाती है। ठीक है, और 1905 में ये आंदोलन शुरू किया जाता है और हिंदू और मुस्लिम जो है एकता का परिचय दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे रक्षाबंधन मनाया गया। रक्षाबंधन मनाया गया और एक दूसरे को राखी बांध करके एकता का परिचय दिया गया। ठीक है, और जो ये बटा था पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, तो पूर्वी बंगाल का जो कैपिटल था वो ढाका हुआ करता था और पश्चिम बंगाल का कैपिटल जो था वो कलकत्ता था। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो चुके हैं। जैसे ये जो पूर्वी बंगाल था, ठीक है, और पश्चिमी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल में जो है यहाँ पे मुस्लिम की बहुलता थी, मुस्लिम ज्यादा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में हिंदू ज्यादा। ये जानबूझ के किया गया था। ठीक है, अगर अल्पसंख्यक की बात करें दोस्त, तो अल्पसंख्यक जो है पूर्वी बंगाल में कौन था? पूर्वी बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक था और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम अल्पसंख्यक था। और ये जो क्या नाम है, कर्जन जो है, ये फूट और शासन का नीति अपना रहा है। दोनों में फूट डालेंगे और शासन करते रहेंगे, एक दूसरे को लड़ा करके। ठीक है, और शासन करते रहेंगे। तो ये फूट शासन का आगाज किया और ये मुसलमान को ढाका में यानी पूर्वी बंगाल में जाके समझाता था कि कांग्रेस आपके लिए नहीं है, आप जो है एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो मुस्लिम का आवाज उठा सके। ठीक है, मतलब भड़काने का काम कर रहा था। इधर मुस्लिम को, यहाँ के हिंदू को बोल रहा था कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, और दोनों को चाह रहा था कि आपस में लड़वा दें। इस बेस पे ये आंदोलन चला हमारा स्वदेशी। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन के बाद जो है, बावजूद भी है, ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया बंगाल विभाजन। इतने आंदोलन करने के बाद ही बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। स्वदेशी में दोस्तों, यहाँ पे जितने भी अंग्रेज के दुकान थे, अंग्रेज के कपड़े थे, उसको सबको जो है सो बहिष्कार किया गया, उसके कपड़े में आग लगा दिया गया। यहाँ पे नील का खेती होता था, उस नील को इंग्लैंड ले जाया जाता था और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। मशीन से बने कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े भारत के बाजार में ला करके बेचा जाता था और यहाँ पे जो है सो उसको जला दिया गया। साथ ही साथ उसको खरीदा नहीं गया। स्कूल में बच्चे जाते थे और उसका बहिष्कार करते थे कि हम अंग्रेजों के स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जज का बहिष्कार किया जाता था कोर्ट में। तो ये सारी चीजें स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत चली। फिर भी जो है 16 अक्टूबर को ये लागू कर देता है। ठीक है, और बंगाल विभाजन लागू हो गया। उसके बाद दोस्तों, बंगाल विभाजन के लागू होने के बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनता है, मुस्लिम लीग। ठीक है, इसकी स्थापना जो है, सलीमुल्लाह खान करता है। सलीमुल्लाह खान जो है ढाका के नवाब हुआ करते थे, ढाका के नवाब था। और अगर कर्जन की बात करें, कर्जन, तो ये 1899 से 1905 का इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, 1899 से 1905 का कार्यकाल था। इसके बाद जो है वो
मिंटो बनता है यहाँ का वायसराय, और मिंटो जब वायसराय बनता है तो आगा खां जो है जाकर के मिलते हैं शिमला में, किससे? मिंटो से, और मिंटो से पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं, और मिंटो ये देने के लिए राजी भी हो जाता है। और पृथक निर्वाचन मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम की जहां बहुलता है वहां पे इलेक्शन में मुस्लिम खड़ा होंगे और वहां वोट भी मुस्लिम के द्वारा ही दिया जाएगा। ये था मेरा पृथक निर्वाचन, ठीक है। और ये आगे जाके लागू भी होता है, हम लोग आगे देखेंगे। और मुस्लिम लीग जो बना उसके जो पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, ये थे आगा खां, ठीक है। आगा खां और सलीमुल्लाह को ओवरऑल माना जाता है मुस्लिम लीग का संस्थापक, ठीक है। अगर पूछे मुस्लिम लीग की का हेड क्वार्टर कहां था, हेड क्वार्टर तो ये था लखनऊ। ये सब फैक्ट याद करना है, लखनऊ इसका हेड क्वार्टर था, ठीक है। तो मुस्लिम लीग कब बनता है? 1906 में मुस्लिम लीग बना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसको सूरत फूट भी कहा जाता है, सूरत फूट, ठीक है। ये कब होता है? 1907 में। कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1907 में। और गरम दल और नरम दल, गरम दल वाले जो थे वो चाहते थे कि इसका अधिवेशन नागपुर में हो, क्योंकि उनका गढ़ माना जाता था नागपुर, गरम दल वालों का, जबकि नरम दल वाले चाहते थे कहां हो? सूरत में, ठीक है। और आखिरकार सूरत में ही हुआ, ठीक है। ये सूरत में कहां होता है? सूरत में होता है। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। और जब रास बिहारी घोष भाषण देने के लिए, अध्यक्षीय भाषण देने के लिए जब मंच पे आते हैं तो तिलक के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने चप्पल जूता चलाना शुरू कर दिया, वहीं पे मारपीट हो गया, ठीक है। और उसी में जो है ये सूरत फूट हो जाता है, मतलब सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, जहां पे नरम दल और गरम दल अलग हो जाते हैं। और बहुत दिनों तक गरम दल एक्टिव नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि तिलक 1908 में जेल चले जाते हैं और उसके बाद 1914 में जेल से वापस आते हैं, तो बहुत दिनों तक जो है ये एक्टिव नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब? 1909 में, ठीक है। 1909 में एक सदस्य है राज्य सचिव, जिसका नाम है मार्ले, लॉर्ड मार्ले, और वायसराय है, वायसराय यह है मिंटो। और इसने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए, मुस्लिम के लिए स्पेशली क्या पृथक निर्वाचक मंडल बनाया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया किसको? मुस्लिम को, जहां से मुस्लिम चुनाव लड़ सकते थे और वोट भी मुस्लिम ही डालता, ठीक है। तो ये था हमारा मार्ले मिंटो सुधार, और यहीं से शुरुआत हो जाती है जो बंटवारा जो हुआ मेरा, है ना, भारत पाकिस्तान का, वो बंटवारा का नींव जो है यहीं से माना जाता है मार्ले मिंटो के द्वारा। ये दोनों आपस में मिल करके जो है सो साजिश के थ्रू ये लाया मार्ले मिंटो सुधार, एकदम घटिया सुधार था, ठीक है, और भारत को बांटने का काम किया। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य सचिव कौन था, तो मार्ले था। वायसराय उस समय मिंटो हुआ करता था। ये कब लागू हुआ था? 1909 में लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 1911 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1911 में आपको पता होगा कि जॉर्ज पंचम और मेरी आती है कहाँ? भारत आती है। और उस समय जो है ये मुंबई में उतरी थी, जहाज से आती है, पानी वाले जहाज से, और मुंबई उतरते हैं वो लोग, और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। क्वेश्चन पूछते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कब बना? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट नहीं, इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। और ये 1911 में बनता है। इन्हीं के स्वागत के लिए बनाया गया था कि वही गेट से अंदर आएंगे ये, ठीक है। तो ये जब जॉर्ज पंचम आते हैं, ठीक है, अमेरी, तो ये जाते हैं सबसे पहले मुंबई, मुंबई से जाते हैं कलकत्ता, और कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जाकर के उसमें जो है ये बंगाल विभाजन को रद्द किए थे, ठीक है। 1911 में क्या किए थे? ये बंगाल विभाजन को रद्द किए थे, बंगाल विभाजन को रद्द किए थे। उसके बाद कैपिटल यानी राजधानी दिल्ली लाया था इन्होंने, दिल्ली को राजधानी बनाया था, दिल्ली को राजधानी। साथ ही साथ बिहार को अलग राज्य बनाया था भाषा के आधार पे। तो बिहार को जब अलग बनाया तो उस समय उड़ीसा अलग नहीं हुआ था,
क्वेश्चन पूछा जाता है कि उड़ीसा बिहार से कब अलग होता है, तो 1936 में होता है। फिलहाल 1912 में जो बना उस समय उड़ीसा साथ में ही था। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जब जॉर्ज पंचम आए थे तो उस समय यहाँ के वायसराय कौन थे, तो हार्डिंग थे। क्या? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड थे। और लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड जो है 1912 में अपना एक जुलूस निकालने के लिए चलते हैं, और जुलूस निकालते हैं कब? 1912 में। और चांदनी चौक के पास जो है रास बिहारी बोस, घोष नहीं, रास बिहारी बोस जो है इसमें बम से हमला किए थे। ये हाथी पे बैठ के जा रहे थे, बम से हमला किए थे, जिस कारण ये घायल हो गए। कौन? हार्डिंग द्वितीय। जबकि महाबत जो हाथी का था उसका देहांत हो जाता है। ठीक है, बाद में जो है रास बिहारी बोस जो है अंडरग्राउंड हो जाते हैं और वो चले जाते हैं जापान। ठीक है, उसके बाद यहाँ छानबीन होता है। छानबीन के बाद जो है सो बसंत कुमार विश्वास को फांसी दी जाती है, अमीर चंद को फांसी दी जाती है पकड़ पकड़ के। लेकिन जो मेन जो थे ये लीडर वो कौन थे? रास बिहारी बोस। और वो यहाँ से चले जाते हैं जापान, और जापान में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 1912 की घटना है। इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है, दिल्ली षड्यंत्र। उसके बाद गांधी जी आपको पता होगा कि 1915 में वापस आते हैं। 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1915 को जब वो भारत आए थे। तो उसके बाद 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, एक बात और दोस्तों, 1911 में जनगण मन गाया गया था। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1913 में मिला है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जनगण मन गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड लगते हैं। जबकि वंदे मातरम गाने में कितना? 65 सेकंड लगते हैं। वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। वो भी कलकत्ता में हुआ था। रहमतुल्लाह सैनी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद 1916 में होता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट है। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार। यहां पे एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है। क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल आपस में आके मिल जाते हैं, और तिलक जो है पूरा ट्रेन भर के जो है से लोगों को यहां पे लाया था। ठीक, कहां पे? लखनऊ में लाए थे। उसके बाद यहाँ पे दोनों का पैचअप हो जाता है, नरम दल और गरम दल मिल जाता है, साथ ही मुस्लिम लीग भी इसमें आके मिल जाता है। ठीक है, और तिलक को मिलाने में बहुत बड़ा हाथ था, साथ ही साथ एनी बेसेंट को भी मिलाने में बहुत हाथ था। तिलक को अगर बात करें तो होम रूल लीग भी 1916 में बना था। कब बना था? होम रूल लीग। होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग किसके द्वारा? तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, तिलक और एनी बेसेंट जो है सो होम रूल लीग को प्रमोट किया। इसमें स्वशासन की मांग की गई थी। कब आया था? 1916 में इसको शुरुआत हुई थी, 1916 में। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तिलक का क्षेत्र कौन था, तो तिलक जो है वो कर्नाटक वाले क्षेत्र में थे, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में थे, लेकिन मुंबई को छोड़ करके। ठीक है, उसके बाद बरार वाले क्षेत्र में थे और मध्य प्रांत में थे। जबकि इस जो इलाका हमने बताया उसको छोड़ करके भारत के सभी भागों में एनी बेसेंट जो है सो एक्टिव थे। इसके लिए एनी बेसेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट का बुक का नाम तो क्या है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपका तिलक का, तो तिलक का क्या है? तिलक का मराठा है। तिलक के मराठा है। एक और कौन है? केसरी। और मराठा और केसरी के माध्यम से इन्होंने, दोनों पत्रिका के माध्यम से इन्होंने होम रूल लीग को प्रमोट किया। जबकि एनी बेसेंट किसके माध्यम से प्रमोट किया? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इस दोनों के माध्यम से प्रमोट किया। ठीक है, तो हम लोग 1905 से 1916 तक पहुंच गए हैं, और हम लोग अगले वीडियो में गांधी युग की तरफ जाएंगे और गांधी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही गांधी के द्वारा जो आगे आंदोलन चलाया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो 1885 से 1916 तक पहुंचे हैं। अब हम लोग गांधी युग देखेंगे, और गांधी युग में कौन कौन सा आंदोलन चलाया गया वो सारी चीजों को देखेंगे। 1947 तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है बीपीएससी टीचर, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सिलेबस में दिया हुआ है, वहीं से सवाल पूछे जाएंगे, जो 1885 से 1947 तक का पीरियड है। और अब गांधी युग बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला तो वो भी देखिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसको देख पाएं। उसके बाद चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो समय पे मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आने वाले एग्जाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। मन लगा के पढ़ना है और एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।